नमस्कार। साहित्यिकी के इस अंक में आपका स्वागत है। साहित्य जीवन की गुत्थियों को सुलझाने का काम करता है, लेकिन देखा जाए तो साहित्य खुद एक पहेली है। हम उसमें जितना डूबते जाते हैं उतनी ही प्यास बढ़ती चली जाती है, कुछ और पढ़ने की, कुछ और जानने की, जो हमारे जीवन को तरोताज़ा कर दे। ऐसी ही ताजगी लेकर आता है साहित्यिकी। आज के इस अंक में हमेशा की तरह पहले जीवन यात्रा, जिसमें प्रतिष्ठित अनुवादक और कवि डॉक्टर प्रभाती नौटियाल से मुलाकात करेंगे। पुस्तक चर्चा में बात होगी सुधीर विद्यार्थी की पुस्तक विदाई दे माँ पर, और फिर खुलेगी किताबों की दुनिया, जिसमें आज हम चलेंगे नई दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान के पुस्तकालय पंडित युगल किशोर शुक्ल ग्रंथालय एवं ज्ञान संसाधन केंद्र में। हम सबके जीवन में बहुत से निर्णायक क्षण आते हैं जिनमें कभी कभी हमारा आत्मविश्वास डोल जाता है। उन पलों में अगर कभी किसी और के जीवन से प्रेरणा मिले, सीख मिले, तो निर्णय लेना आसान हो जाता है, आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं जीवन यात्रा। आज हम बात करेंगे हिंदी कवि और प्रतिष्ठित अनुवादक डॉक्टर प्रभाती नौटियाल से, जो उन कुछ महत्वपूर्ण अनुवादकों में से हैं जिन्होंने मूल रचना से सीधे हिंदी में अनुवाद करने की परंपरा शुरू की। जीवन यात्रा के अलग अलग मोड़ से गुजरते हुए हम आप पहुंचे हैं आज के अंक में, जिसमें हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभाती नौटियाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रभाती नौटियाल की पहचान यूं तो एक साहित्यिक अनुवादक की है, जो स्पेनिश भाषा के विशेषज्ञ हैं और लैटिन अमेरिकी साहित्य और संस्कृति की गहरी समझ रखते हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छे कवि भी हैं। तो डॉक्टर नौटियाल, आपके कवि पक्ष से हमारा परिचय बहुत ही कम हुआ है, तो मैं चाहूँगी कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम आपकी ही किसी कविता से करें। ज़रूर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन का। पिछले 4 दशकों से अधिक समय से मैं काम कर रहा हूँ साहित्य के भी क्षेत्र में। हिंदी का कवि हूँ, लेकिन हिंदी की कविता से अधिक मैंने हिंदी में अनुवाद पर ज़्यादा जोर दिया है। इसलिए मेरी कविताओं के बारे में, क्योंकि मैंने खुद ही इतना ध्यान नहीं दिया है, तो बाकी लोगों तक कहाँ से पहुँचेगी। लेकिन आपने कहा कि मैं कविता सुनाऊँ, तो मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। ये कविता भी उस परिप्रेक्ष्य में है जो अनुवाद मैंने किए हैं। सबसे पहले तो मैंने स्पेनिश कविता के जो अनुवाद किए हैं, स्पेन के अलावा ये जानकारी मैं दे दूँ कि 20 और कंट्रीज़ हैं लैटिन अमेरिका की जहाँ स्पेनिश बोली जाती है, जिनकी मातृभाषा स्पेनिश है। तो स्पेन के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं फेडरिको गार्सिया लोरका, और दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु सिर्फ 38 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन उन्होंने इतना कुछ लिखा कि दुनिया में सबसे बड़े कवियों में वो गिने जाते हैं जी। तो उनकी कविता से मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ, और उन्हीं के एक मित्र बुल फाइटर थे। हमारे यहाँ तो वो ट्रेडिशन नहीं है, लेकिन स्पेनिश मुल्कों में जहाँ स्पेनिश बोली जाती है वो है कि बुल फाइटिंग, जो सांड से वो युद्ध करते हैं, और वो एक खेल की तरह वो होता है वहाँ। तो सांड को बाकायदा उसको वो मारते हैं, युद्ध है वो। तो उस पर स्पेन के एक जो बुल फाइटर, जिनको बोलते हैं हम कि जो बुल यानी वो सांड की हत्या करते थे युद्ध में, उनको ये लगा कि मैं पूरे जीवन भर एक जीव की हत्या कर रहा हूँ। तो अचानक उन्होंने एक दिन देखा कि जब वो अपने खेल में जब वो उन्होंने प्रवेश किया कि सांड सामने था, तो वो एकदम विचलित हो गए और उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं करूँगा आज। और उस दिन से उन्होंने ये प्रण किया कि मैं नहीं, और वो बाकायदा शाकाहारी हो गए उसके बाद। अच्छा। तो उन्हीं से कुछ प्रभावित मैं रहा उनके बारे में जब मैंने पढ़ा, और उन पर मैंने एक कविता लिखी है, तो वो मैं आपको सुना रहा हूँ। उनका नाम था आल्वारो मुनेरो, जो बुल फाइटर थे। तो रुको तो आल्वारो, एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है। रुको तो आल्वारो, माँ ने ही पाला पोसा दोनों को। मेरी माँ को बाबा ने पता नहीं कहीं भेज दिया था।
तुम्ही ने बताया था। बिलखती रही वो, माँ माँ माँ। मैं नहीं समझा, बहुत छोटा था, पर उतना क्यों बिलखी होगी वो। रोज़ तो जाती थी जंगल, शाम को लौट भी आती थी, पर उस शाम क्यों नहीं लौटी आलबारो। मैं रोता रहा, माँ माँ। रात भर दरक गया दीवारों का पलस्तर, लेकिन सुनता कौन, सब बेअसर। बंद किवाड़ों के पीछे खूंटे पर लहू लुहान, घुप अंधेरे का सबब। ठंड का निरा लिहाफा ओढ़े, सब बाबा के अंधेरे की साजिश थी। कभी झेला है वो सब आलवारो, तुम्हारी माँ के टपकते आंसुओं की तपिश, ममता उड़ेलते हाथों का स्पर्श। हुआ तब कुछ भोर का चेतन, आखिर माँ है ना आलवारो। वो तो बहुत याद आती है अभी भी आलवारो। कभी कहीं दिखी फिर आलवारो, तुम तो पीठ पर आ धमकते थे। यह बचपन का है जब वो आलवारो बुल फाइटर स्वयं अपने घर में किसी छोटे से बछड़े के साथ खेल करता था जी। तुम तो पीठ पर आ धमकते, जब तब याद होगा ना आलवारो। खुशी से दौड़ते हाँफते, वह तुम्हारा हर खिलखिलाहट का पल ध्यान रखता हूँ अभी भी। वह ध्यान रहता है मुझे कि गिर न पड़ो यहाँ वहाँ, अपने इस आज़ाद मैदान से। पूंछ से तो तुम कितना खेलते थे, आखिर भाई था ना मैं आलवारो। तुम बड़े हुए, मस्त यारों की गप गोष्ठी में धीरे धीरे मिलन, आना जाना सब खत्म होता रहा। तुम स्कूल गए थे उस दिन, जब बाबा ने मुझे किसी को थमा दिया अचानक। जिंदगी का लहू सींगों पर उतरने लगा, बिल्कुल तुम्हारी इस पीठ पर। फफोलों, छिली चमड़ी के नासूरी घमासान का आगाज और बदसूरत है। चल रहा आज भी, लेकिन कुछ फ़र्क तो है आलवारो। तब खिलखिलाहटें थी, आज सिर्फ लहू की बौछारें। जरा गौर से देखो, लेकिन सींगों को नहीं, सीधे मेरी आँखों में आलवारो। बचपन आज भी काबिज है इन आँखों में, इनके इन कोटरों में। कैसी कैसी बौछारों की ओट में ये आज भी जिंदा हैं। आ भी जाओ और बैठो अपनी इस पीठ पर, अपने तमाम परचमों के साथ आलवारो। आलवारो, रुको तो आलवारो। बहुत सुंदर। इस कविता में कहीं सर ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे आप ही का बचपन आपने मेंशन किया है, आपने अपने बचपन को याद किया है इस कविता में? देखिए, हकीकत तो ये है कि मैं खुद गांव से आया हूँ जी और कहीं न कहीं मेरे जहन में ज़रूर रहा है कि हमारे घर में भी बछड़े थे, जी गाय थी। तो एक बहुत हमारे लिए ये स्वयं ये इसको पचा पाना मुश्किल था कि उस बछड़े की ऐसी हत्या होती होगी जी कहीं। हाँ। तो ये इसने कहीं न कहीं मुझे विचलित ज़रूर किया है, और शायद वही ये बात रही कि वो जो खेलता था उससे, ये संयोग क्या है, ये एक तरह से विसंगति है कि कुछ समय बाद वही व्यक्ति जो उससे खेलता था उसको मारने के लिए आ गया, जो एक वहाँ पर एक खेल है। जी। अच्छा, आप गांव से निकले, जी। फिर आप पहुंचे इंजीनियरिंग में, और इंजीनियरिंग से आप आ गए साहित्य में। ये जो पूरा सफ़र रहा वो कैसे हुआ? क्योंकि इंजीनियरिंग बिल्कुल अलग क्षेत्र है और साहित्य एकदम अलग क्षेत्र है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और बल्कि मैं तो आज भी महसूस करता हूँ कि हमारे जो जितने भी पेरेंट्स हैं वो सब या तो बच्चों को कहते हैं कि डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ,
और मेरे ज़माने में आज से 60 साल पहले 70 साल पहले भी यही था। आर्ट्स के सब्जेक्ट लेने का आपको भी ध्यान होगा शायद, जी। आर्ट्स के सब्जेक्ट लेने को वो लेने नहीं देते थे। हाँ, प्रोत्साहित नहीं करते थे। तो पिताजी का हमारा तो ये था कि साइंस पढ़नी और उसके बाद इंजीनियर बनना है। हम तो उसका तिरस्कार कर नहीं सकते थे, तो हमने वो मैंने इंटरमीडिएट किया था, उसके बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग मैंने किया केरल से। अच्छा। और उसके बाद मैं दिल्ली चला आया नौकरी की तलाश में। और उस ज़माने में चूँकि एयरक्राफ्ट भी पूरे मुल्क में मुश्किल से 10-20 रहे होंगे, एयरपोर्ट ही नहीं बने हुए थे ज़्यादा, तो नौकरियां तो बिल्कुल नहीं थी। तो पूरे 3-3.5 वर्ष मैं दिल्ली में अवैतनिक रहा हूँ सफदरजंग एयरपोर्ट पर। अच्छा, बिना किसी तनख्वाह के आपने बिना काम किसी किया? तनख्वाह के जहाज़ का काम करते थे, पूरा मेंटेनेंस का काम हम करते थे। हवाई जहाज़ का एक जो कि सिविल में शायद नहीं पता होता है कि उड़ान से पहले जो इंजीनियर है वो सर्टिफाई करता है कि ये फिट है। हर उड़ान से पहले ये होता है और उसके सर्टिफिकेट के बगैर जहाज़ उड़ नहीं सकता है। अच्छा। चाहे कोई हो। तो ये और उसके लिए जैसे सीए के एग्ज़ाम होते हैं वो क्वालिफाई करने होते हैं, ऐसे इस इंजीनियरिंग करने के बाद भी आपको वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते होते हैं जो गवर्नमेंट करती है। तो वो मैंने किए थे क्वालिफाई, लेकिन उसके बाद मन तो पहले से मेरा साहित्य की ओर था शुरुआत से ही, और मैं लिखता भी था बचपन से ही। जब मैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट में था तब भी लिखता था, तो कविताएं लिखता था। यहाँ साहित्यिक मित्रों का साथ था ही, लेकिन साहित्य और रोटी दो अलग चीज़ें हैं। जी, पूरक हो सकती हैं, लेकिन तब पूरक नहीं हो पा रही थी। तो लेकिन आप जब अवैतनिक काम कर रहे थे तो वहाँ आप भी तो गुजारा करना मुश्किल होता होगा? जी जी जी, वो कहानी इतनी विचित्र है कि मित्रों के सहारे मैंने ये 3.5 साल बिताए हैं। क्योंकि मित्र तो सभी ऐसे थे कि कुछ उनमें से फाका मस्ती भी कर रहे थे, लेकिन कुछ मित्र थे जो नौकरी करते थे। तो हम में से अक्सर ऐसा होता था कि किसी न किसी दोस्त के यहाँ या तो लंच पे पहुँच जाओ या डिनर पे पहुँच जाओ, और मित्रों को ये मालूम था कि हम लोगों में ऐसे मित्रों की जो स्थिति है उससे इनको उबारना है और हमें उबारना है। तो उसी दौरान जेएनयू भी बना था। जेएनयू शायद 73 या 73 में शायद बन गया था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो हमारे एक मित्र वहाँ थे, वो भी कवि थे, पंकज सिंह। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ आ जाओ। उस समय वहाँ छात्रावास भी था और स्कॉलरशिप भी मिलता था, 150 रुपये उस ज़माने में। अच्छा। और 150 रुपये में हमें अपना खाना वाना हो जाता था। तो मैंने स्पेनिश में एडमिशन लिया वहाँ। स्पेनिश भाषा का तब तक मुझे मालूम नहीं था, लेकिन 1971 में सबसे पहले पाब्लो नेरूदा चिले के एक कवि हुए हैं, उनको नोबेल प्राइज़ मिला। और जब मैंने देखा कि एक छोटी सी कंट्री दिल्ली से कुछ बड़ी होगी जी। तो वहाँ के 2 कवि हुए हैं, एक पाब्लो नेरूदा और एक गाब्रिएला मिस्त्राल महिला, उनको 2 नोबेल प्राइज़ मिले थे। तो मुझे लगा कि एक ऐसी भाषा सीखनी चाहिए जिसमें इतने बड़े कवि हुए हैं। तो हमारे एक मित्र थे, उनके पास एक सोसिस वर्ष नाम के एक संग्रह था। अच्छा। जिसमें अंग्रेजी अनुवाद में कविताएं थी, स्पेनिश की भी थी और भाषाओं की थी, फ्रेंच की थी, जर्मन की थी। तो वो किताब मैंने देखी और फिर लगा कि ये भाषा पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए। ये भी पता लगा कि ये तो 20 कंट्रीज़ में बोली जाती है, खाली स्पेन में नहीं है। अच्छा। तो जेएनयू में 5 वर्ष का मैंने कोर्स किया, एमए किया। उसके दौरान ही मुझे अंतिम वर्ष में मुझे नौकरी भी मिल गई थी। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में पढ़ाने लगा। माँ और बेटे का नाता बहुत ही गहरा होता है। जब हम आज़ादी के मतवालों को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, तो उन माँओं को भूल जाते हैं जिन्होंने अपने सपूतों को देश पर कुर्बान कर दिया। ऐसी ही गुमनाम माताओं पर रोशनी डालती है सुधीर विद्यार्थी की पुस्तक विदाई दे माँ। इस पर चर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार महेश दर्पण। क्रांतिकारियों की जीवन गाथा को समर्पित लेखक सुधीर विद्यार्थी की पुस्तक है विदाई दे माँ। इस पुस्तक में उन्होंने 13 क्रांतिकारियों की माँओं के जीवन की ऐसी गाथा प्रस्तुत की है जो आज तक देश के नागरिकों के सामने न आ सकी थी।
राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, सचिंद्र नाथ सान्याल, सुखदेव, मणिंद्र नाथ बनर्जी, सोहन सिंह भकना, राजकुमार, विजय कुमार सिन्हा, प्रताप सिंह बारहट, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारों की माँओं का वर्णन इस पुस्तक में सरस ढंग से किया गया है। मूलमती का बिस्मिल के व्यक्तित्व में ऐसा योग था कि वह हमेशा अपनी माँ के प्रभाव में रहे। मूलमती ऐसी स्त्री थीं जिन्होंने अपने परिवार में कन्या के संरक्षण का प्रारंभ किया। इससे पहले बेटियों को मार दिया जाता था। मूलमती ने पाला, स्त्री हक के लिए लड़ी और स्वाधीनता संघर्ष में खुद भी भाग लिया और बेटे के भीतर उस आग को पैदा किया। मजहर उल निसा बेगम अशफाक उल्लाह खां की माँ थीं। उन्होंने प्यार बांटना, किताबें पढ़ना और आसपास के लोगों से मेलजोल करना अपने बेटे में प्रारंभ से ही भरा। बेटे पर उनका अदबी असर ऐसा पड़ा कि वह अंत तक बना रहा। क्षीरोवासिनी देवी शचींद्र की माँ को जेल से अनेक पत्र बेटे ने लिखे। अंग्रेज़ी में पत्र लिखे जाते थे और उत्तर हिंदी में मांगा जाता था। एक बार उन्होंने लिखा कि 7 किताबें और 50 रुपए मुझे प्राप्त हुए। माँ की अमीरी सिर्फ यह थी कि बेटा सत्य के पथ पर आगे बढ़ रहा था। रल्ली देई सुखदेव की माँ थीं। उन्होंने सच कर दिखाया पुत्र कहकर फांसी से ब्याह रचाने वाले अपने बेटे की प्रशंसा की और फांसी के बाद भी वह अपने बेटे का शरीर न देख सकी। सुनैनी देवी मणिंद्र नाथ की 2 माँ हर कौर और राम कौर सोहन सिंह भकना की, शरद कुमारी सिन्हा बंधुओं की माँ और माणिक कंवर प्रताप सिंह की माँ थीं। इस पुस्तक में ऐसी चित्रमाला, स्मारक, मूर्तियाँ, हस्तलिपि और परिवार के साथ फ़ोटो मौजूद हैं जिन्हें देखकर हम ये जान सकते हैं कि कैसे थे ये परिवार। चंद्रशेखर आज़ाद की माँ को बेटे के सिरमौर क्रांतिकारी होने का तो पता ही न था। 4 के बाद 5वीं संतान को भी खो देने वाली इस माँ ने आज़ादी के बाद चतुर्वेदी जी के प्रयासों के कारण ही देश में अपनी पहचान पाई। कोई भी जगरानी देवी के बारे में तब न जानता था। भगत सिंह की माँ विद्यावती का विवाह 11 वर्ष की उम्र में हो गया था और उन्होंने बेटे की गिरफ्तारी से परेशान होकर बार बार जेल जाकर जब एक बार शिकायत की तो बेटे ने कहा, माँ आप भी जेल में आ जाइए, आपको चलना नहीं पड़ेगा। सुभाष की माँ प्रभावती देवी को पुत्र माँ ठकुरानी के नाम से पत्र लिखते थे और उनकी 2 माएँ और थीं, चित्तरंजन दास की पत्नी बासंती देवी और एक जिन्हें वह माँ श्री चरणेशु के नाम से पत्र लिखा करते थे। खुदीराम बोस की माँ लक्ष्मी प्रिया देवी की कोई तस्वीर उपलब्ध नहीं है। केवल 6 वर्ष के बेटे के साथ वह रह सकीं और फिर उनका निधन हो गया। पिता ने दूसरा विवाह किया तो बहन अपरूपा ने उन्हें पाला। एक मुस्लिम महिला को भी वो माँ जैसा ही मानते थे, लेकिन उसे भी फांसी से पूर्व उस बेटे से न मिलने दिया गया। यह पुस्तक अलक्षित इतिहास से परिचय के लिए पढ़ी जानी ज़रूरी है और आज के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनती है। आइए अब चलते हैं किताबों की दुनिया में। आज उस पुस्तकालय में जाएंगे जहां प्रिंट मीडिया, विज्ञापन, रेडियो, टेलीविज़न यानी संचार से संबंधित पुस्तकों का भंडार है। आज हम ले जाएंगे आपको भारतीय जनसंचार संस्थान के पुस्तकालय में और बात करेंगे पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी डॉक्टर प्रतिभा शर्मा से। भारतीय जनसंचार संस्थान की स्थापना भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा
1965 में की गई थी, तभी इस पुस्तकालय का भी जन्म हुआ। पहले IAS प्रोबेशनर्स की ट्रेनिंग के लिए ये संस्थान बनाया गया था। उसके साथ ही ये पुस्तकालय भी स्थापित हुआ। वहाँ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पुस्तकें तथा पत्र पत्रिकाओं का संकलन किया गया। 1969 में यहाँ पर इंग्लिश जर्नलिज्म का कोर्स शुरू हुआ, साथ ही डेवलपमेंट जर्नलिज्म का कोर्स जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के सीनियर जर्नलिस्ट के लिए शुरू किया गया था, उनको यहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके बाद में 1979 में दूसरे जर्नलिज्म के कोर्सेज भी शुरू हुए, जिसमें कि हिंदी जर्नलिज्म, ADPR, RTV आदि कोर्सेज की शुरुआत हुई। और अब यहाँ पर उर्दू जर्नलिज्म, डेवलपमेंट जर्नलिज्म, डिजिटल जर्नलिज्म और उसके साथ ही ये पुस्तकालय भी इसमें संकलन बढ़ता गया। मीडिया और कम्युनिकेशन से संबंधित पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं आदि यहाँ पर संकलित हुई और आज यहाँ पर लगभग 40,000 बाउंड वॉल्यूम्स और 3,000 जर्नल्स के बाउंड वॉल्यूम्स का कलेक्शन है, जो कि मीडिया और मास कम्युनिकेशन पर आधारित है। उसके विभिन्न विषयों जैसे हिंदी जर्नलिज्म, इंग्लिश जर्नलिज्म, उर्दू जर्नलिज्म, मलयालम, मराठी जर्नलिज्म आदि की पुस्तकों का संकलन यहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही ये एक मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन का विशेष पुस्तकालय के रूप में इसकी स्थापना आज हो चुकी है और उसी के आधार पर इसका नाम पंडित युगल किशोर शुक्ल ग्रंथालय एवं ज्ञान संसाधन केंद्र इस पुस्तकालय का नाम रखा गया। यहाँ पर पुस्तकालय में विभिन्न विभाग हैं। सबसे पहले न्यूज़पेपर रीडिंग सेक्शन है, जहाँ पर भारत के जाने माने अखबार संकलित किए गए हैं। 31 हिंदी और अंग्रेज़ी में ओरिजिनल भाषाओं के अखबार भी यहाँ पर संकलित किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर बुक सेक्शन है, जिसमें पुस्तकों को मीडिया कम्युनिकेशन के विषयों के आधार पर वर्गीकृत करके अरेंज किया गया है। यहाँ पर सर्कुलेशन सेक्शन है, जिसमें पुस्तकों का आदान प्रदान किया जाता है। यहाँ पर जर्नल सेक्शन है, जिसमें मैगज़ीन्स और जर्नल्स का संकलन किया गया है। यहाँ पर मल्टीमीडिया और रेफरेंस सेक्शन भी है, जहाँ पर रीडर्स ई जर्नल्स, ई बुक्स आदि को और लाइब्रेरी के कैटलॉग को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग जिसको हम आर्काइव सेक्शन कहते हैं, जिसमें बहुत पुराने जर्नल्स के को बाउंड वॉल्यूम्स के रूप में रखा गया है। यहाँ पर लगभग 1000 पाठक इस पुस्तकालय का इस्तेमाल करते हैं और मीडिया और कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे मीडिया कर्मी भी यहाँ पर मीडिया के विभिन्न विषयों पर पुस्तकें और पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करने के लिए आते हैं। ये पुस्तकालय सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक पाठकों के लिए खुला रहता है और सोमवार से शनिवार को खुलता है। रविवार को भी यहाँ का रीडिंग सेक्शन 8 से 8 बजे तक खुला रहता है। पाठकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता, तो इसलिए जो भी यहाँ के अलमनाइज़ हैं, जो भी यहाँ छात्र पढ़ रहे हैं, जो भी ऑफिसर्स यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो सभी पुस्तकालय का उपयोग करते हैं। यह लाइब्रेरी ऑटोमेशन पे चलती है। यहाँ पर एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लाइब्रेरी के सारे ऑपरेशंस को मैनेज करता है। इसके अलावा यहाँ के जो ई रिसोर्सेज और ई जर्नल्स हैं, उसके लिए इनफ्लिबनेट, नासडॉग, इंडियन डिजिटल लाइब्रेरी आदि के जो लिंक्स हैं, उसका एक्सेस लाइब्रेरी के पास है। उसके द्वारा बहुत सारे ई जर्नल्स और ई बुक्स को एक्सेस किया जा सकता है। यूज़र्स के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक उच्च कोटि का कलेक्शन है इस लाइब्रेरी में। जो भी मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं या मीडिया की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं हैं, वो लोग अवश्य इस लाइब्रेरी में आके यहाँ का जो भी भंडार है, जो कि एक बहुत क्वालिटी कलेक्शन है, उसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। जीवन में जिस तरह हम पर दूसरे लोगों का प्रभाव पड़ता है,
किताबों का भी प्रभाव पड़ता है। कभी कभी एक पुस्तक जीवन को नई दिशा दे जाती है। तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, किसी न किसी रूप में साहित्य से नाता जोड़े रखिए। साहित्यिकी का ये अंक यहीं समेटते हैं। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।